आप सभी का स्वागत है। इस दूसरे लेक्चर में हम लोग स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति और नारीवाद के उदय पर विचार करना चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर के दौरान डिस्कस किया था कि सभी नारीवादियों का कहना है कि जीवन के जिन क्षेत्रों को व्यक्तिगत मानकर राजनीति और राज्य के कानूनों के दायरे से बाहर रखा गया है, उसकी राजनीतिक प्रकृति को चुनौती दी जानी चाहिए। और जीवन के जिन क्षेत्रों को व्यक्तिगत माना गया और कहा गया कि राज्यों को इन क्षेत्रों पर यानी परिवार के अंदर या परिवार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है, वहाँ पर भी राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए ताकि इस पुरुष प्रधान समाज के अत्याचार से स्त्रियों को एक गरिमामय जीवन दिया जा सके। यानी जिन क्षेत्रों को व्यक्तिगत मानकर राजनीति के दायरे से बाहर रखा गया है, उनको भी राजनीति के दायरे में, देश के कानूनों के दायरे में लाया जाना चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं कि राजनीति का सरोकार केवल सार्वजनिक क्षेत्र से है, तो सभी नारीवादी ये तर्क देते हैं कि स्त्री पुरुषों के जो पारस्परिक संबंध है वो केवल सार्वजनिक क्षेत्र का विषय ही नहीं है, बल्कि समाज के संपूर्ण जीवन पर पुरुषों का नियंत्रण देखने को मिलता है। चाहे वो सेक्सुअल रिलेशंस हो या इंटीमेट या एब्सोल्यूट पर्सनल स्फेयर्स हो, हर जगह पुरुषों का वर्चस्व देखने को मिलता है। और यदि समाज में हम न्याय की स्थापना करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र को भी राज्य के विनियमन, राज्य के नियमन, स्टेट रेगुलेशन का सब्जेक्ट बनाना आवश्यक है। देखिए, यदि हम महिलाओं की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो देखिए, नारीवादियों का मानना है कि स्त्रियों को अपनी शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो व्यक्तिगत क्षेत्र से संबंधित ही क्यों ना हो। और जब हम राज्य को शक्ति के प्रयोग का उपकरण मानते हैं तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि राज्य जो इंस्टीट्यूशन, जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो स्त्री के जीवन पर पुरुषों की शक्ति के प्रयोग का साधन ना बन जाए, जैसा कि मानव समाज में युगों युगों से होता आया है। स्त्रियों को पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा दिलाना नारीवादी चिंतन और आंदोलन का मुख्य लक्षण रहा है। I was saying that when we are saying that politics concerned with the public sector, all feminists are argued that gender relations are not just a public sector subject. The society sees the control of a man over the entire life of a woman, which extends to intimate and very personal areas in personal life. In order to establish, if we really want to establish a justice in a society, then this personal affair should be made a subject of state regulation. That's why Carol Hanisch has given one statement that personal is political. जो निजी है वही राजनीतिक है, or we can say the private is political. This political slogan is basically expressing a common belief among all feminists that personal experiences of women are rooted in their political situation and gender inequality. The origin of this phrase, the personal is political, निजी ही राजनीतिक है, ये बहुत अनिश्चित है। पर 1970 के बाद one essay was written by Carol Hanisch, who was an American feminist, and she argued that many personal experiences can be traced, particularly those related to women, can be traced to one's location within a system of power relationship. शक्ति संबंधों के संदर्भ में हम महिलाओं की राजनीतिक स्थिति पर यदि गौर करें, then we can find out the area of social life which is excluded from the territory of the state as a personal area should be incorporate in the domain of state by recognizing its political nature. That's why the feminism demands that a woman should have a full control over their body. For example, either it is related to a sexual relationship or a family relation or an abortion. Everybody should give them equal respect and their opinion should be considered. Then we can consider the state. If we consider, यदि हमें लगता है, if we consider that state is a tool of power of use of tool, if state is working as a tool of power, then it is important to see that the state institution does not become a means of exercise man's power over a woman's life, as he has been the case in a human society since ages. Giving women equal status to man has been the main goal of feminist thinkers and movement. Now we are moving towards the rise of feminism. किस प्रकार से नारीवाद का उदय हुआ? देखिए, समकालीन समय में जो नारीवादी आंदोलन है वो विशेष रूप से 1970 के दशक में शुरू हुआ। और इस पे यदि हम प्राचीन समय की बात करें तो प्लेटो ने जो संरक्षक वर्ग की कल्पना की थी उसके अंतर्गत स्त्री और पुरुषों की समानता को स्वीकार किया था। वहीं दूसरी ओर जो अरस्तु था
उसने पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की हीन स्थिति पर बल देते हुए उन्हें पुरुषों के अधीन रखने की बात कही थी। अरस्तु ने जो फ्री मैन, जो अपने एथेंस के राज्यों में जो स्वतंत्र जनों की कल्पना की थी, उसमें नागरिकता का अधिकार केवल पुरुषों को दिया था, और उसमें भी उन पुरुषों को दिया था जो राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष सहभागिता निभाते थे। और उसने बच्चों को, मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों को और स्त्रियों को किसी प्रकार की नागरिकता का समर्थन किया ही नहीं था। यहाँ पर एक मैं बहुत अच्छा कोट आप लोग याद दिलाना चाहूँगा, विच वॉज गिवन बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उनका कहना था कि मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति से मापता हूँ जो उस देश विशेष में महिलाओं ने हासिल की है। यानी यदि किसी भी समुदाय की आपको प्रगति देखनी है तो उस देश में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है, बस आप इस पे गौर कर लीजिए, तो आपको देश की यथार्थ स्थिति का आकलन करने में सरलता होगी। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि 1970 के दशक में नारीवादी आंदोलन शुरू हुआ था, और स्त्री पुरुष की जो रिलेटिव पोजीशन है, जो सापेक्ष स्थिति से संबंधित विवाद, देखिए बहुत समय से चला आ रहा है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के अंदर स्त्री पुरुष की समानता की बात की थी, तो वहीं एरिस्टोटल ने पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को हीन माना था। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। देखिए, प्राचीन काल या मध्य काल में नारी की हीन स्थिति के विरुद्ध हमें किसी आंदोलन का कोई संकेत नहीं मिलता, और नारीवादी आंदोलन के हमें आरंभिक जो संकेत है, जो इंडिकेशंस है, वो 18th और 19th सेंचुरी के यूरोपियन थॉट में देखने को मिलते हैं, या वहाँ उसको देखा जा सकता है। देखिए, उदारवादी परंपरा के अंतर्गत मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट, काफ़ी चर्चित नाम है, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। इसमें उन्होंने स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता प्रदान करने का औचित्य स्थापित किया था, और इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट को उदारवादी नारीवाद की अग्रणी भी कहा जाता है, जिन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक में स्त्रियों के मताधिकार की बात की, उनके एजुकेशन पर बहुत फोकस किया, उनके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर बहुत जोर दिया। और इसके पश्चात एक दूसरे विचारक आते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल ने भी एक पुस्तक लिखी थी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, महिलाओं की अधीनता। इसके अंतर्गत उन्होंने आर्गुमेंट दिया था कि देखिए, एक मेल और फीमेल का रिलेशन दोस्ती पर आधारित होना चाहिए, फ्रेंडशिप पर आधारित होना चाहिए, ना कि प्रभुत्व पर या फिर पराधीनता की स्थिति पर। यानी स्त्री और पुरुष का संबंध समकक्ष होना चाहिए, ना कि स्त्रियों को दोयम दर्जे के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। देखिए, मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने अपने समय में उन धारणाओं को बहुत चुनौती दी जिनमें स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग डिस्टिंक्टिव वर्च्यूज की आशा की जाती थी। यानी स्त्रियों को ये काम करना चाहिए और पुरुषों को ये काम करना चाहिए, जो काम पुरुषों के हैं वो काम स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। इसको चैलेंज किया था मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने, और इन्होंने सामाजिक जीवन में जो मेल और फीमेल है, स्त्री पुरुषों की एक जैसी स्थिति और भूमिका की मांग की थी। और इसी को आगे चल के जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में लिखी थी। जे.एस. मिल ने पुस्तक, उसमें यह आर्गुमेंट दिया था कि देखिए, स्त्री और पुरुष का संबंध फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्ती पर आधारित होना चाहिए, ना कि प्रभुत्व और पराधीनता की स्थिति पर। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिल ने विशेष रूप से विवाह कानूनों में सुधार की बात की थी, स्त्री मताधिकार की बात की थी, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था, और उन्होंने कहा था कि जो प्रतिभाशाली स्त्री है, यदि उसको भी शिक्षा का मौका मिले, उसको भी मताधिकार मिले, उसको भी समान सामाजिक अधिकार मिले, तो वो भी पुरुषों के समान अपना विकास कर सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर देने की वकालत की थी। और 19वीं शताब्दी में यदि हम मार्क्सवादी विचारधारा की तरफ जाएं थोड़ा सा, तो देखिए, सभी मार्क्सवादियों ने स्त्री पुरुषों के संबंधों में गहरी दिलचस्पी दायर की थी। उनकी गहरी दिलचस्पी थी, और उनका मानना था कि जो परिवार संस्था है, वहाँ पर हमें श्रम का विभाजन बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वी कैन आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ लेबर in a family institution where we can identify that male is in a position of domination
विद रिगार्ड्स टू प्राइवेट प्रॉपर्टी और अदर फैमिली रिलेशंस, जहां पर परिवार संस्था में हमें श्रम विभाजन दिखाई देता है और स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो प्रभुत्व और अधीनता का दिखाई देता है, और निजी संपत्ति की धारणाएं भी हमें यहाँ पर बहुत मुखर दिखाई देती हैं। देखा जाए तो परिवार के भीतर पुरुष की स्थिति, जितने भी मार्क्सवादी विचारक हैं उनका कहना था कि परिवार के भीतर जो पुरुष की स्थिति है वो पूंजीपति वर्ग के तरह है, बुर्जुआ वर्ग के तुल्य है, और स्त्रियों की स्थिति सर्वहारा के समानांतर है। और मार्क्सवादियों ने तर्क दिया था कि जब तक पूंजीवादी प्रणाली का अंत नहीं हो जाता, जब तक पूंजीवादी प्रणाली का अंत नहीं होता, तब तक जो प्राइवेट हाउसवर्क है, जो निजी गृह कार्य हैं, वो पब्लिक इंडस्ट्री को नहीं सौंप दिए जाते, तब तक सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पूंजीवादी प्रणाली का अंत किया जाना बहुत आवश्यक है, और जो प्राइवेट हाउसवर्क है वो पब्लिक इंडस्ट्री को सौंप दिया जाना चाहिए। तभी जाकर के पब्लिक स्फीयर में पुरुषों के साथ स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर पाएंगी। देखिए, व्यवहार के धरातल पर स्त्री मताधिकार से जुड़े आंदोलन हमें यूरोप और अमेरिका में 19वीं शताब्दी के अंत में दिखाई देते हैं, और सबसे पहले फिनलैंड में वर्ष 1906 में और नॉर्वे में 1907 में इन्हें बहुत सफलता मिली थी, और 20वीं शताब्दी के मध्य तक बहुत सारे देशों में स्त्रियों को मताधिकार मिल चुका था। परंतु लेजिस्लेचर के अंदर यानी विधान मंडलों के चुनाव जीतने में उन्हें कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई थी। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, केवल आइसलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर स्त्रियों के राजनीतिक दल ने वहाँ के विधानमंडल में कई स्थान जीते थे। जब यूरोप और अमेरिका की स्त्रियों ने यह अनुभव किया कि देखिए आज हमें मताधिकार मिल गया है, उसके बावजूद भी यथार्थ के धरातल पर हमें पुरुषों के बराबर सत्ता यानी जो राजनीतिक सत्ता है और जो सामाजिक महत्व है वो नहीं मिल पाया है, तो 1960 के दशक में उन्होंने वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, नारी मुक्ति आंदोलन का आगाज किया, और जिसका लक्ष्य था कि स्त्री पुरुष असमानता के सभी रूपों के प्रति समाज में जागरूकता को पैदा किया जाए। और इस दौरान देखिए स्त्री शिक्षा का पर्याप्त विस्तार हो चुका था और बहुत सारी स्त्रियां नौकरियां भी करने लगी थी। ऐसे माहौल में कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट्स ने, जो उग्र नारीवादी थे, जो अमूल परिवर्तनवादी नारीवादी थे, उन सभी ने तर्क दिया कि स्त्रियों को ऊंचे पदों पर नियुक्ति केवल इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि पुरुष उन्हें अपने साथ बराबरी का दर्जा देने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इस स्थिति के प्रतिकार करने के लिए स्त्रियों ने अपने अपने प्रेशर ग्रुप संगठित किए ताकि लिंग आधारित जो भेदभाव है उसको उसी प्रकार समाप्त किया जा सके जैसे अश्वेत लोगों ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने की कोशिश की थी। और इस आंदोलन को स्त्रियों के प्रति भेदभाव समाप्त करने में बहुत हद तक सफलता भी मिली। देखिए, यदि नारीवाद के समाजवादी धारा के समर्थकों का हम यहाँ पे जिक्र करें तो इनका कहना था कि स्त्रियों का शोषण पूंजीवादी शोषण का ही एक अंग है, जो स्त्रियों के श्रम को बाजार में बिकने वाले सस्ते श्रम के रूप में देखता है। और इनका मानना था कि स्त्रियों को आज एकजुट होकर पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति कर देनी चाहिए, तभी जाकर के उन्हें अपने शोषण से मुक्ति मिल पाएगी। वहीं पर देखिए कुछ समलैंगिक नारीवाद भी थे, उन्होंने भी अपना विचार दिया कि हेटेरोसेक्सुअलिटी की प्रवृत्ति की वजह से ही स्त्रियों का दमन मूल कारण हुआ है, इसलिए बेहतर होगा जितना हम लोग इनसे पुरुषों से दूर रहें और आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए सहायता करते अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें। देखिए, नारीवादियों का विचार है कि समाज में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो लैंग्वेज का ट्रेंड है, वो भी हमें पुरुषों के आधिपत्य की पुष्टि दिखाता है। वहाँ पर भी हमें मेल डोमिनेंस देखने को मिलता है। और इनका मानना था कि जहाँ कहीं भी हमें किसी न किसी तरह की सत्ता का प्रयोग का संकेत देना हो, वहाँ हमें जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, लिंग निरपेक्ष भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए या इसको बढ़ावा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन शब्द का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, कभी कभी ईश्वर, गॉड को इंडिकेट करने के लिए हिंदी में हम लोग ईश्वर, पिता या परम आत्मा या परमात्मा इत्यादि नाम से भी पुकारा जाता है। देखा जाए तो इसका उच्चारण अगर हम देखें तो ये पुल्लिंग दिखाई देता है। पिता, परमपिता, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, इसमें एक पुल्लिंग
एक उच्चारण आता है, तो सभी नारीवादियों का कहना था कि देखिए, अगर आपने ईश्वर को भी इंडिकेट करना है तो क्यों ना आप एक कॉमन जेंडर का इस्तेमाल करें। क्यों आप ऐसे जेंडर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पुरुष प्रधान उच्चारण ही दिखाई देता है। इसलिए इनका मानना था कि अगर आपने भगवान को भी रिफ्लेक्ट करना है तो ही या शी की जगह इट जैसे कॉमन जेंडर का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, नारीवादियों के निरंतर प्रयास का ही ये परिणाम हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1976 से 85 के डेकेड ऑफ वुमेन डिक्लेयर किया था, और इस दौरान स्त्रियों की समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 3 नारी सम्मेलन आयोजित किए गए थे। शुरू के 2 सम्मेलनों में विकसित और विकासशील देशों के नारीवादियों में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, परंतु 1985 के नैरोबी में जो तीसरा विश्व नारी सम्मेलन हुआ था, उसमें हमें बहुत हद तक विकसित और विकासशील देशों की नारीवादियों के बीच में समानता यानी वैचारिक समानता दिखाई दी। देखिए, समकालीन समय में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन या वुमेन एम्पावरमेंट का मुद्दा नारीवादी परिप्रेक्ष्य का अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका एक पक्ष ये है कि जितने भी शासन के अंग हैं, मंत्रिमंडल हो, विधानमंडल हो या न्यायपालिका हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हो, वहाँ पर भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। या फिर जितने भी उत्तरदायित्व पद हैं आर्थिक जगत में, चाहे वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो, स्कूल में टीचर हो, जुडिशरी में लॉयर हो या जजेस हो, मेडिकल सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, जर्नलिज्म हो या कॉरपोरेट सेक्टर्स हो, जितने भी उच्च पद हैं वहाँ पर भी स्त्रियों को पुरुषों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। और देखिए, यथार्थ के धरातल पर चाहे हम विकसित देशों की बात करें या विकासशील देशों की, आज भी इनका हिस्सा बहुत कम है। पर हाँ, ये भी एक वास्तविकता है कि धीरे धीरे इनका प्रतिशत बढ़ रहा है। देखिए, पश्चिमी जगत के विधानमंडलों के अगर हम लोअर हाउस में बात करें तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व में धीरे धीरे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यूरोप और अमेरिका के बाहर के देशों में राजनीतिक सत्ता में स्त्रियों का हिस्सा बहुत कम है। हालांकि यहाँ कुछ स्त्रियों को सर्वोच्च पदों पर पहुँचने की भी सफलता मिली है। देखिए, ये जो हमारे देश में 17वीं लोकसभा का जो कार्यकाल है, ये एक ऐसा कार्यकाल है लोकसभा का जिसमें वुमेन पॉलिटिशियंस का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। अब तक की जितनी भी लोकसभा रही है हमारे देश में, उसमें इस बार 17वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, वुमेन पॉलिटिशियंस का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। श्रीलंका की बात करूं, भारत की बात करूं, पाकिस्तान या बांग्लादेश या इजराइल में बहुत सारी महिलाएं, आप सभी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पद पर भी आसीन हो चुकी हैं। और वहीं 2005 के अंत तक जर्मनी की जो चांसलर है वो भी एक महिला रही थी। और 2006 के शुरुआत में चिली और लाइबेरिया में भी वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। भारत में भी वुमेन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। और अर्जेंटीना में भी महिला राष्ट्रपति देखी गई हैं। देखिए, पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करें, यदि राजनीतिक सत्ता और उच्च कोटि के व्यवसायों में, आज सभी नारीवादियों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता में और उच्च कोटि के व्यवसायों में स्त्रियों का हिस्सा बढ़ना चाहिए और स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर भी बहुत ज़्यादा मौजूद होने चाहिए और स्त्रियों के प्रति जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसको भी बदलना होगा। देखिए, समाज में विशेष रूप से अगर आप देखें तो विकासशील देशों में बेटे को एक बहुत बड़ा एसेट माना जाता है, पुत्र को एक मूल्यवान संपदा के रूप में देखा जाता है और पुत्री को आज भी पराया धन कह के या कभी कभी अनवांटेड लायबिलिटी समझा जाता है। मैं हर किसी के बारे में नहीं कह रहा, पर बहुत जगह पर आज भी उसे एक अनवांटेड लायबिलिटी के रूप में देखा जाता है। और इस तरह समाज में स्त्री पुरुष का एक भेदभाव जन्म से ही शुरू हो जाता है और कभी कभी तो जन्म से पहले भी ये देखने को मिला है। देखिए, भारत सरकार ने 1994 में जन्म से पहले किसी भी बच्चे के लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया। सोचिए, 1994 से पहले भी हमारे देश में चोरी छुपे गर्भस्थ शिशु का, जो माँ के गर्भ में बच्चा पलता है, उसका भी लिंग परीक्षण कराया जाता था और कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय और घिनौनी कार्यवाहियों का भी सहारा लिया जाता था और जिसकी वजह से भारत में जनसंख्या में लिंग अनुपात में हमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है और यही सामाजिक व्यवस्था को धीरे धीरे विध्वंस की ओर भी लेकर के गया। और देखिए, कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का हक है
और किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी दोष के उस व्यक्ति से जीवन जीने का हक नहीं छीना जाना चाहिए। अब आप सोचिए, यदि किसी माँ के गर्भ में कोई बच्चा था और वो प्रकृति ने डिसाइड किया है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, लेकिन केवल उसको एक लड़की होने के नाते जन्म से पहले लिंग परीक्षण करा करके कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम दिया जाता था, तो क्या हम उस बच्चे का जीवन जीने के हक को नहीं छीन रहे थे? और आज भी हमें बहुत सारे अत्याचार सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। एंड सॉरी बट दिस इज रियलिटी कि आज भी स्त्रियों को भोग की वस्तु भी समझा जाता है। बहुत हद तक लोगों की मानसिकता इस तरीके से दूषित है कि वो लोग स्त्रियों को दोस्त नहीं, अपना सहचर नहीं, बल्कि ग्रेटिफिकेशन की वस्तु समझते हैं। और सामान्य जीवन में दास्ता जैसी घिनौनी प्रथा का आज अंत जरूर हो चुका है, परंतु वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में आज भी हमें इसके बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, कन्या भ्रूण हत्या हो, दहेज हत्या हो, घरेलू हिंसा हो, या पत्नी या बच्चों का परित्याग हो, या फिर वुमेन ट्रैफिकिंग हो, आज भी ऐसी बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ चोरी छुपे चल रही हैं। भारत सरकार ने इसके लिए बहुत सख्त कदम उठाए हैं, बहुत सारे अधिनियम भी बनाए हैं, जिसकी वजह से इन अनैतिक और असामाजिक गतिविधियों पे बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है। भारत में बहुत सारी कुप्रथाओं को मिटाने के लिए भी भारत सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन 1994 गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण आज गैर कानूनी बना दिया गया है। इसी तरीके से आप स्त्रियों के संबंध में और कई सारे आपको एक्ट दिखाई दे सकते हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, यानी स्त्रियों के अनैतिक क्रय और विक्रय निरोध अधिनियम 1956 बनाया गया। इसके बाद डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया गया। इसके अतिरिक्त इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन, जो नारी देह का जो अशोभनीय चित्रण निषेध अधिनियम बनाया गया 1986 में। 1987 में भारत सरकार ने सती प्रिवेंशन एक्ट पारित किया। उसके बाद 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पारित किया गया। 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त परिवार की संपत्ति में पुत्रियों को भी, यानी लड़कियों को भी लड़कों के समान अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। और इन सभी कानूनों के, देखिए, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट की वजह से ही स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में आज बहुत सारी संभावनाएं विकसित हो पाई हैं। देखिए, इन्हीं सब विचारों को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भारतीय संविधान सभा में जो हिंदू कोड बिल पारित किया गया था, उसके माध्यम से भी स्त्री सशक्तिकरण के बहुत सारे प्रस्तावों को पारित करवाने की कोशिश की थी। पर दुर्भाग्यवश वो हिंदू कोड बिल उस वक्त पास नहीं हो सका संसद में। लेकिन आज भी उसके बहुत सारे प्रावधानों को भारत सरकार समय समय पर क्रियान्वित करती आ रही है और कर रही है। देखिए, इसके पश्चात हम लोग नारीवाद की 3 धाराओं पर चर्चा करना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो नारीवाद का विकास है वो अतीत से लेकर वर्तमान तक हमें किन पड़ावों से गुजरता हुआ दिखाई दिया। हमें कौन कौन से 3 धाराएं नारीवाद में दिखाई देती हैं अतीत से लेकर वर्तमान तक। तो देखिए, मोटे तौर पर इसमें हमें 3 धाराएं दिखाई देती हैं: लिबरल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म। देखिए, नारीवादी आंदोलन के अंदर अनेक प्रकार के कार्यक्रम और विचार प्रस्तुत किए गए, और जिसका संपूर्ण विवरण बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा जा सकता है। मोटे तौर पर हमें केवल 3 धाराएं दिखाई देती हैं, जिसमें से पहली है उदारवादी नारीवाद, दूसरा समाजवादी नारीवाद और तीसरा उग्र नारीवाद। देखिए, उदार नारीवाद, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उदारवाद से जुड़ी हुई मान्यताओं के आधार पर स्त्री की दशा में, उसकी स्थिति में सुधार की मांग करता है। यह सिद्धांत आधुनिक युग में जो नारीवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति के रूप में, यानी कि ये जो उदारवादी नारीवाद है, ये नारीवाद में सबसे पहले अभिव्यक्ति के रूप में सामने आया। और इस विचारधारा ने राजनीति को व्यक्तिवाद के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया और पश्चिमी देशों में प्रचलित लिबरल इंस्टीट्यूशंस में रिक्वायर्ड रिफॉर्म की बात की, उपयुक्त सुधार की बात की। इन्होंने कोई क्रांति की बात नहीं की थी। और देखिए, नारीवाद के यदि हम 3 धाराओं की बात करें, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था कि हमें इसकी 3 धाराएं दिखाई देती हैं, जैसे कि उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद
और उग्र नारीवाद। देखिए, इसका बहुत एग्जैक्टली क्लियर कट टाइम क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, पर आप इसे यूं समझ सकते हैं कि जो पहली धारा है वो लगभग हमें 1840 के पश्चात 1920 के बीच में दिखाई देती है, जिसमें महिला मताधिकार की बात की गई, महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों की बात की गई, और इसके अलावा महिलाओं के समानता और उनके शैक्षिक अधिकारों की बात की गई। और दूसरी धारा के दौरान हमें जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको उजागर किया गया, सामाजिक हिंसा का विरोध किया गया, और महिलाओं के रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की गई। और तीसरी धारा के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे नए कलेवर और समकालीन मुद्दों को देखने को मिला, जैसे LGBT राइट्स की बात की गई, वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स की, आज अभी हाल ही में भारत में 2005 में जो संपत्ति उत्तराधिकार की बात की गई। ऐसे बहुत सारे अधिकार देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।